कल हम लोग देख रहे थे कि किसी भी कंपनी को प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी में हमने डिफरेंस पढ़ा और हम लोग फिर होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी वाले प्रोविजन पर आ गए थे कि होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी में क्या फर्क होता है। तो हमने कहा था होल्डिंग कंपनी कब बनेगी, एनी कंपनी इफ एनी कंपनी दो चीजें में से एक कंडीशन आपको पूरी करनी है। पहला, होल्ड्स ग्रेटर देन 50%, या इक्वल्स टू का साइन नहीं लगेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। होल्ड्स ग्रेटर देन 50% वोटिंग राइट इन अदर कंपनी। अगर आपके पास में किसी दूसरी कंपनी का 50% से ज्यादा वोटिंग राइट है, ठीक है, ये हम लोगों ने कल डिस्कस किया था और हमने फिर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों चीजें हमने उसमें बोली थी आपको कि डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो 50% से ज्यादा होना चाहिए। दूसरा हमने कहा था कि कंट्रोल्स कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ अदर कंपनी। अगर आप किसी दूसरी कंपनी के, दोनों में से एक कंडीशन पूरी होनी है, दोनों एक साथ पूरी होने की जरूरत नहीं है, कोई एक कंडीशन भी अगर दोनों में से पूरी हुई तो काम चलेगा। तो या तो आपके पास में दूसरी कंपनी के टोटल वोटिंग राइट का 50% से ज्यादा है, या तो आप उसके बीओडी के कंपोजिशन को कंट्रोल करते हैं। दोनों में से अगर एक भी कंडीशन पूरी हो गई तो अच्छा, ये तो हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था, कुछ एग्जांपल भी लिए थे। ये कंपोजिशन को कंट्रोल करने का मतलब क्या है, ये बोल रहे हैं कि कंपोजिशन को कंट्रोल करो। अभी कंपोजिशन को कंट्रोल करने का मतलब क्या होता है? कंपोजिशन को कंट्रोल करने का मतलब है, मींस कैसे होगा कंपोजिशन कंट्रोल? मींस इफ अ कंपनी हैज राइट टू अपॉइंट और रिमूव, ठीक है, दोनों में से कोई भी एक चीज हो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ अदर कंपनी। यदि आपके पास में किसी दूसरी कंपनी के बोर्ड के 50% से ज्यादा या मेजॉरिटी को बोले मेजॉरिटी ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ अदर कंपनी, तो जो दूसरी कंपनी है जिसके मेजॉरिटी डायरेक्टर्स को हटाने का आपके पास में राइट है, वो आपकी सब्सिडी बन गई। तो अगर मान लीजिए जेड लिमिटेड के पास में राइट आ गया कि वो वाई लिमिटेड के मेजॉरिटी डायरेक्टर्स को रिमूव कर सकती है, मेजॉरिटी डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर सकती है, तो इसका मतलब आपके पास में उस कंपनी के राइट्स आ गए, आपके पास में उस कंपनी के डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने का या रिमूव करने का राइट आ गया। तो कंपोजिशन का कंट्रोल अब आपके हाथ में है। तो अगर वाई लिमिटेड के अंदर मान लीजिए 15 डायरेक्टर्स है, फॉर एग्जाम्पल वाई लिमिटेड में 15 डायरेक्टर्स है, तो 15 में से मेजॉरिटी मतलब 8 डायरेक्टर्स को लाने का या हटाने का राइट आपके पास में है, तो आपकी कंपनी क्या कहलाएगी? आपकी कंपनी होल्डिंग कंपनी कहलाएगी। और इसमें ये वाली जो कंपनी है, कौन सी वाली? ये जो अदर कंपनी जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये अदर कंपनी क्या कहलाएगी बेटा? इसको बोलते हैं सब्सिडरी कंपनी, तो कहते हैं सब्सिडरी कंपनी। तो ये जो अदर कंपनी हमारी, दिस अदर कंपनी इज नोन एज सब्सिडरी कंपनी, यानी जिसका कंट्रोल आपके हाथ में है वो कहलाएगी सब्सिडरी कंपनी, और जिसके पास कंट्रोल है वो कहलाती है होल्डिंग कंपनी। तो दिस इज कॉल्ड होल्डिंग कंपनी, ठीक है ना। इस तरीके से दो कॉन्सेप्ट्स हैं, तो ये याद रखिएगा अच्छे से आप लोग, जैसा कि मैं पहले भी कहता रहा आप लोगों को कि आपको टोटल कोई भी कंपनी जब रजिस्ट्रेशन होगा तब तो वो तीन ही कैटेगरी होगी, या तो प्राइवेट, या तो पब्लिक, या तो ओपीसी। लेकिन एक बार अगर वो इनकॉर्पोरेट हो गई, मान लीजिए अगर एक बार वो इनकॉर्पोरेट हो गई, तो इनकॉर्पोरेट होने के बाद में उस कंपनी को आप होल्डिंग भी बन सकती है, वो हो सकता है सब्सिडरी भी बन जाए, हो सकता है वो कंपनी लिस्टेड भी हो, अनलिस्टेड भी हो, कोई सी भी हो सकती है। लेकिन एक बार के लिए हम उसको क्या बोलेंगे? प्राइवेट, पब्लिक और या फिर डोरमेंट। अब इसी तरीके से हम लोग अगर आगे चले तो एक और कैटेगरी आती है स्मॉल कंपनी, ठीक है, स्मॉल कंपनी, और एक कैटेगरी होती है डोरमेंट कंपनी। स्मॉल कंपनी और दूसरा क्या है बेटा? दूसरा है डोरमेंट कंपनी। अब ये स्मॉल कंपनी और डोरमेंट कंपनी में क्या फर्क होता है वो देखेंगे हम लोग, ठीक है। उसके बाद में फिर हम लोग जाएंगे बाकी जो बची हुई कैटेगरीज है, जो मेन कैटेगरीज है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। स्मॉल कंपनी कब बोलते हैं?
इफ अ कंपनी, अब मैं दो बातें यहां लिखूंगा, इफ अ कंपनी, क्या बोल रहे हैं, पहली चीज क्या है, पहली चीज है डू नॉट हैव, डू नॉट हैव शेयर कैपिटल ग्रेटर देन 2 करोड़। ठीक है ना, अगर किसी कंपनी का 2 करोड़ से ज्यादा का कैपिटल नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना है, 2 करोड़ से ज्यादा का कैपिटल नहीं है, 2 करोड़ तक है तो चलेगा, यहां बीच में एंड है और नहीं है, डू नॉट हैव, डू नॉट हैव टर्नओवर, डू नॉट हैव टर्नओवर ग्रेटर देन 20 करोड़। आपका टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये भी आपको देखना, सॉरी 20 करोड़ से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगर कोई कंपनी, अच्छा ये देखना कब है, ये टर्नओवर आपको देखना पड़ेगा, ये टर्नओवर हमें देखना है कब का, ऑफ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, मैं भी आपको एग्जांपल से समझाऊंगा तब आएगा आपको अच्छे से। यदि कोई कंपनी दोनों कंडीशन पूरी कर दे तो उस कंपनी को हम लोग स्मॉल कंपनी कहते हैं। अब पहली बात तो ये कि आप क्यों क्लासिफाई कर रहे हो, मान लो अगर कैपिटल और टर्नओवर कम भी है तो हम लोग क्लासिफिकेशन कर भी क्यों रहे, उससे फायदा क्या होगा क्लासिफिकेशन करने से, हम लोगों को क्लासिफिकेशन करने का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, तो बेटा क्लासिफिकेशन करने का हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि स्मॉल कंपनीज को कुछ एग्जाम्पशंस मिलती है, कंपनीज ये कहता है कि चूंकि आपकी कंपनी छोटी है तो जितने प्रोविजंस या जो भी प्रोविजंस है, वो जो प्रोविजंस किसी बड़ी कंपनी पे लगते हैं उतने प्रोविजंस आप क्यों फॉलो करो, आप छोटी कंपनी हो तो आपको थोड़ा तो रिलैक्सेशन मिलना चाहिए ना, बोले हाँ रिलैक्सेशन तो मिलना चाहिए, तो अभी रिलैक्सेशन कैसे मिलेगा, तो दिस सेट कि अगर आपकी कंपनी स्मॉल कंपनी है तो विल गिव यू सम एग्जाम्पशंस। कंपनीज एक्ट के अंदर सेक्शन 462 जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को ये राइट देती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ कंपनीज जैसे स्मॉल कंपनी, डोरमेंट कंपनी या कोई और भी कंपनी, प्राइवेट कंपनी, उनको एग्जाम्पशंस अवेलेबल करवा दे कि ये सेक्शन आपके ऊपर नहीं लगेगा, ये सेक्शन आपके ऊपर नहीं लगेगा, या ये सेक्शन आपके ऊपर इस तरीके से लगेगा ना, किसी भी तरीके से ना आपको एग्जाम्पशन दिया जा सकता है। अब वो अब वो एग्जाम्पशन आपको कब मिलेगा, जब नेचुरली आप इनमें से किसी कैटेगरी में आते हो, तो उसके लिए पहले आपको हो सकता है स्मॉल कंपनी बनना पड़े या डोरमेंट। तो स्मॉल कंपनी आप कब बनेंगे, जब आपका कैपिटल 2 करोड़ से कम है और टर्नओवर 20 करोड़ से कम है या 20 करोड़ के बराबर है, ठीक है ना, बस ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये देखना आपको पड़ेगा कि ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर एक चीज बहुत अच्छी है जो आपको ध्यान में रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि देखो कैपिटल तो आप कभी की भी देखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कैपिटल रिड्यूस हो गई तो रिड्यूस हो गई, इंक्रीज होगी तो इंक्रीज होगी, लेकिन जो टर्नओवर है वो आपको हर साल चेक करना पड़ेगा, क्योंकि टर्नओवर हर साल चेंज होता है, कैपिटल जनरली हर साल चेंज नहीं होती जनरली। लाइक मैं तो कहता हूं आप दोनों ही चीजों को चेक कर लो ना, इसको भी देख लो आप प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है, आपको कोई नुकसान तो होगा नहीं, जाके बैलेंस शीट में देखना ही तो है फिगर कितना है, और टर्नओवर तो आपको देखना ही पड़ेगा। अब लेकिन ये हर साल चेक करना है, यानी अगर आप 2022-23 में आ गए या आने वाले हैं तो 2022-23 के दौरान आपकी कंपनी स्मॉल कंपनी होगी या नहीं, इसको चेक करने के लिए आपको टर्नओवर देखना पड़ेगा, टर्नओवर ऑफ 2021-22, ठीक है, टर्नओवर 2021-22। कैपिटल तो आपको हमेशा का ही देखना है, कैपिटल में इसलिए मैं बोल रहा हूं कि कैपिटल में कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम लोगों ने प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर लिखा है या नहीं लिखा, ठीक है ना, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसमें आपको फर्क पड़ेगा, इसके अंदर आपको जो है प्रीवियस फाइनेंशियल का लेना पड़ेगा, तब जाकर आपकी कंपनी क्लासिफाई होगी। अच्छा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहां पर एक और लोचा कर दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक लोचा और क्या कर दिया एक्ट को बनाते समय, उसमें उन्होंने एक छोटा सा लफड़ा डाला, बोले यार ये जो 2 करोड़ की लिमिट है, ये 2 करोड़ की लिमिट या ये जो 20 करोड़ की लिमिट है, बोले हम लोग इस लिमिट को फ्यूचर में एक्सपांड कर सकते हैं, हम लोग इस लिमिट को एक्सपांड कर सकते हैं, कर सकते हैं नहीं, आप ध्यान रखिएगा इस बात का, कर सकते हैं है नहीं, ये 2 करोड़ का लिमिट हम लोग कितने पे लेके जा सकते हैं, बोले सॉरी ये 2 करोड़ का लिमिट इसको हम 10 करोड़ पर लेकर जा सकते हैं, ये 20 करोड़ का लिमिट हम लोग 100 करोड़ पे लेके जा सकते हैं। यानी अगर कभी हमें लगा कि नहीं यार 20 करोड़ रुपए, थोड़ा जैसे इनकम टैक्स के अंदर एक सेक्शन है 44AB, उसके अंदर ऑडिट की लिमिट है, अभी वो ऑडिट की लिमिट पहले बहुत पहले जब हम लोग पढ़ा करते थे तब वो लिमिट था 10 लाख, फिर वो हुआ 40 लाख, फिर 40 लाख से हुआ वो 60 लाख, 60 लाख से फिर हुआ 1 करोड़, 1 करोड़ से 2 करोड़, अब 5 करोड़ तक पहुंच गया। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर है कि वो लिमिट को चेंज कर दे, यानी वो हो सकता है फ्यूचर में ये कह दे कि नहीं नहीं, जिस कंपनी का टर्नओवर 40 करोड़ से कम होगा उसी को हम लोग स्मॉल कंपनी मानेंगे, तो इससे और भी कंपनियां स्मॉल कंपनी की कैटेगरी में आ जाएगी। अभी क्या हो रहा है, जिसका 22 करोड़ का कैपिटल है, और सॉरी 22 करोड़ का टर्नओवर है, वो स्मॉल कंपनी नहीं है, पर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस 20 की लिमिट को उठाकर 40 कर दिया या 30 कर दिया
तो और भी कंपनियां स्मॉल कंपनी की कैटेगरी में आ जाएगी। तो ऐसे इसको बढ़ाते बढ़ाते टर्नओवर की लिमिट को सेंट्रल गवर्नमेंट 100 करोड़ रुपए तक लेके जा सकती है आराम से, राइट। ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये हो गया हमारा स्मॉल कंपनी का प्रोविजन। अब डोरमेंट कंपनी क्या होता है? डोरमेंट कंपनी का मतलब, पहले तो आपको ये समझाएं कि डोरमेंट कंपनी बनी क्यों, ये कॉन्सेप्ट क्या है, मतलब डोरमेंट कंपनी का कॉन्सेप्ट ही क्यों है। देखिए कई बार क्या होता है, दो बातें समझो आप, है ना, बहुत अच्छी चीज है डोरमेंट कंपनी का जो कॉन्सेप्ट है वो बड़ा अच्छा है। स्मॉल कंपनी का ठीक है, स्मॉल कंपनी का वैसे कोई यूज नहीं है कंपनीज एक्ट में। स्मॉल कंपनी का बस ये यूज है कि दैट बहुत सारे सेक्शंस हैं जिनसे एग्जाम्पशन आपको मिल जाएगा, राइट। क्योंकि आपने जैसे देखा होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी एक 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 लॉजिकल जो है ना कॉन्सेप्ट है। लॉजिकल कॉन्सेप्ट क्यों है? क्योंकि ठीक है, कई कंपनियां दूसरी कंपनी में शेयर कैपिटल होल्ड करती है, तो ऐसे केस में जो दूसरी कंपनी है जिसके पास में शेयर कैपिटल है वो होल्डिंग कंपनी बनेगी, जो सब्सिडरी कंपनी है वो सब्सिडरी है। स्मॉल कंपनी का एज सच कोई यूज नहीं है, एग्जाम्पशन खाली आपको बेनिफिट मिलता है एक चीज, राइट। अब डोरमेंट कंपनी का क्या यूज है, डोरमेंट कंपनी क्यों बनाया गया? कंपनीज एक बोला कि दो बातें समझो। पहला, कई बार क्या होता है, कुछ कंपनीज इनकॉर्पोरेट हुई, अब वो इनकॉर्पोरेट तो हो गई लेकिन उनका थोड़ा आगे का प्लान है। दिस इज की राइट, अभी हम लोगों को साल भर 2 साल लगेगा बिजनेस स्टार्ट करने में, यानी हमारा जो प्रोजेक्ट है वो फ्यूचर प्रोजेक्ट है, फ्यूचर प्रोजेक्ट है हमारा, ठीक है। अभी हम लोग नहीं, पर बोले अभी कंपनी क्यों बनाई, बोले कंपनी को ऐसा सेटअप करने में टाइम लगता है, प्रोजेक्ट की मार्केटिंग भी करनी पड़ेगी, उसके लिए रिसोर्सेज भी एक्वायर करने पड़ेंगे। तो ऐसा नहीं ना कि आज कंपनी खोली और कल से मैं ऐसा प्रोडक्शन बोलकर चालू कर दूं और मैं ऐसा मैन्युफैक्चरिंग चालू कर दूं, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो मुझे थोड़ा टाइम तो लगेगा ना, बोले हाँ टाइम तो लगेगा। तो बोले अगले 1 साल 2 साल तक तो हम लोग बस ऐसी अपनी स्ट्रेटेजी बनाएंगे, प्लान बनाएंगे, रिसोर्स का एक्विजिशन करेंगे ना, यही करेंगे हम लोग। उसके बाद जाकर हम लोग उस कंपनी को रन करेंगे। तो 1 2 साल तो हमें लगेगा, या तो फ्यूचर प्रोजेक्ट है हमारा, या फिर और टू होल्ड सम एसेट्स। बोले अभी कुछ दिनों तक तो हम लोग क्या करेंगे, रिसोर्सेस को एक्वायर करने में लगे रहेंगे, ये खरीदा वो खरीदा ये खरीदा, तैयारी करेंगे। 2 साल तक, 3, कितना भी टाइम हो सकता है, मैं 2 साल का एक एग्जाम्पल ले रहा हूं कि 2 साल 3 साल कुछ भी हो सकता है, राइट। तो अगले 1 2 साल तक 3 साल तक हम लोगों को, हमारा कोई कोई वो नहीं है, अभी तक हम लोगों के पास में कोई एसेट्स करने के लिए एक्टिविटी नहीं है। फ्यूचर में हम लोग एक्टिविटी करेंगे, अभी हम लोग एसेट्स को एक्वायर करने में लगे हुए। सेकंड, ये तो एक कंडीशन हो गया। दूसरा, डू नॉट हैव, डू नॉट हैव, दूसरा कंडीशन क्या है हमारा? दूसरा कंडीशन है डू नॉट हैव एनी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन। आपके पास में कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस नहीं है, कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस नहीं है, ये जरूरी है। ऐसा ना हो कि हमको तो क्या बोल रहे हो कि फ्यूचर का प्रोजेक्ट है, अभी हमारे पास कुछ भी नहीं है करने के लिए, हमको क्या बोल रहे हैं, अरे अभी हमारे पास कोई कुछ कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हम तो खाली बैठे हैं, अभी एसेट्स को एक्वायर कर रहे हैं, रिसोर्सेज को एक्वायर कर रहे हैं, और उधर तुम लोग कोई दूसरे ट्रांजेक्शंस करने लग गए, ऐसा ना हो। तो अगर कोई कंपनी फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए अभी कुछ भी नहीं कर रही है, खाली बैठी है, वेली बैठी है, ऐसा कोई प्रोडक्शन एक्टिविटी नहीं है, कोई मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी नहीं है, और जब चूंकि कोई एक्टिविटी नहीं है तो लाजमी सी बात है कोई अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन भी नहीं होगा, तो हमने बोला इसको डोरमेंट कंपनी बोल दो। अभी डोरमेंट कंपनी का मतलब क्या होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं निष्क्रिय कंपनी, इनएक्टिव कंपनी। इनएक्टिव कंपनी यानी जो अभी एक्टिव मोड में नहीं आई, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनएक्टिव कंपनी या डोरमेंट कंपनी। तो अगर कोई डोरमेंट कंपनी है तो उसमें ये दोनों चीजें होनी चाहिए, यानी एक तो वो फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए बनी है और इट इज इनकॉर्पोरेटेड टू होल्ड सम एसेट्स, राइट। सेकंड, इट डू नॉट हैव एनी सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस, उसमें कोई सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस नहीं है, उस कंपनी को हम लोग क्या बोलते हैं, डोरमेंट कंपनी बोलते हैं, या वो डोरमेंट कंपनी की कैटेगरी में मानी जाती है, ठीक है। अब जैसे आपने पीछे बोला कि स्मॉल कंपनीज को बहुत सारे एग्जाम्पशंस मिलता है, ऐसे सेंट्रल गवर्नमेंट डोरमेंट कंपनीज को भी बहुत सारे एग्जाम्पशंस देती है, यानी देयर आर द नंबर ऑफ केसेस where the central government has granted exemption to the various small companies, right, or as well as to the dormant companies. अच्छा, डोरमेंट कंपनी का एक और बनाने का हमारा पर्पस था, एक और पर्पस क्या था डोरमेंट कंपनी का, कि डोरमेंट कंपनी बेसिकली, जैसे कई बार होता है कि आपने बिजनेस स्टार्ट कर दिया, बट जस्ट फॉर द टाइम बीइंग आपका बिजनेस में कोई डाउनफॉल है, आपका बिजनेस नहीं चल रहा, आपका बिजनेस में कोई कमी बेसी है, तो ऐसे केसेस में, इन दोस केसेस भी आप डोरमेंट का स्टेटस एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हो रही है तभी आपकी कंपनी डोरमेंट कंपनी बनेगी, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई, चलने लग गया बिजनेस, लेटर ऑन अगर आपको ऐसा लगा, लेटर ऑन यू फाउंड कि यार कंपनी में
अभी थोड़ा काम धंधा कम है, नहीं है, जैसे अभी कोविड के टाइम पर आया, तो फॉर द एंड इट हैज एक्सपेंडेड टू द टू अ लॉन्ग पीरियड, तो इन दैट केस कंपनी में अगर कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं है तो भी उस केस में कंपनी को डोरमेंट कंपनी डिक्लेयर कर सकते हैं। बस ये दो कंडीशन आपको पूरा करना पड़ेगा, ये आपको ध्यान में रखना है। दिस इज कॉल्ड स्मॉल कंपनी एंड द डोरमेंट कंपनी। सो अभी हम लोगों ने ब्रॉड जो कैटेगरीज हम लोगों ने पढ़ी है, उन ब्रॉड कैटेगरीज के अंदर हमारे पास में आया कि जब कंपनी रजिस्टर्ड होगी तो रजिस्ट्रेशन के हिसाब से अगर हम लोग चलें तो रजिस्ट्रेशन के हिसाब से तो कंपनी या तो पब्लिक होगी, या तो प्राइवेट होगी, या तो ओपीसी होगी। ठीक है, पब्लिक या प्राइवेट जो है वो उसकी फर्दर कैटेगरी कुछ भी हो सकती है, जैसे इट कुड बी अ स्मॉल कंपनी, इट कुड बी अ डोरमेंट कंपनी, ठीक है, ओके, इट कुड बी अ होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी भी हो सकती है। अच्छा, एक सवाल बहुत पहले किसी बच्चे ने मेरे से पूछा, बड़ा अच्छा सवाल है, ऑल्दो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या एक कंपनी होल्डिंग और सब्सिडरी दोनों हो सकती है क्या? हाँ, बिल्कुल हो सकती है। आप किसी के होल्डिंग और किसी के सब्सिडरी हो, यानी आपको आपकी कैपिटल का अगर या वोटिंग राइट का मोर देन 50% किसी और के पास में है, तो लाजमी सी बात है कि आपको उस केस में आप सब्सिडरी कंपनी हो गए। और अगर आपके पास किसी और कंपनी का, यानी अगर मैं एक कंपनी की बात करूं, से फॉर एग्जांपल जेड लिमिटेड, अभी क्यू लिमिटेड एक कंपनी है, उस क्यू लिमिटेड के पास में जेड लिमिटेड का 60% कैपिटल है और जेड के पास में वाई लिमिटेड का 60% कैपिटल है। तो जो जेड लिमिटेड है वो होल्डिंग भी है, सब्सिडरी है। वाई के कॉन्टेक्स्ट में ये होल्डिंग कंपनी है, क्यू के कॉन्टेक्स्ट में ये सब्सिडरी कंपनी। तो एक कंपनी एक ही बार में हो सकती है, लेकिन हाँ, एक कंपनी एक साथ दो कंपनियों की होल्डिंग, हाँ वो भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। क्यू लिमिटेड के पास में आर एस लिमिटेड का, फॉर एग्जाम्पल आर एस लिमिटेड का 55% कैपिटल है। अब देखो, क्यू क्यू दो कंपनी की होल्डिंग है ना, लेकिन क्या इस जेड जो कि जिसकी 60% कैपिटल क्यू के पास है, क्या जेड के जेड दो कंपनियों की सब्सिडरी हो सकती है क्या? नहीं, ये नहीं हो सकता। अरे भाई, इसका मेजॉरिटी कैपिटल जब क्यू के पास है तो किसी और के पास मेजॉरिटी कैपिटल या वोटिंग राइट कैसे आएगा? ये बच्चे कहते हैं सर आपने दो कंडीशन पढ़ाई थी, एक होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कंपोजिशन और एक वो, यानी ऐसा हो सकता है ना कि जेड लिमिटेड जो है उसका 60% कैपिटल ऑफ जेड और वोटिंग राइट 60% कैपिटल ऑफ जेड, वोटिंग राइट कैपिटल कुछ भी हो सकता है, 60% कैपिटल या वोटिंग राइट ऑफ जेड इज विद से फॉर एग्जांपल क्यू लिमिटेड। तो बोले क्यू लिमिटेड क्या हो गई? होल्डिंग हो गई। साइमल्टेनियसली जेड के बीओडी कंपोजिशन, बीओडी कंपोजिशन कंट्रोल is held by is held by Y लिमिटेड, फॉर एग्जाम्पल इट इज हेल्ड बाय Y लिमिटेड। तो ऐसे केस में बोले Y लिमिटेड भी आपकी होल्डिंग है, Q लिमिटेड भी आपकी होल्डिंग है। अरे बेटा, आप मुझे बताओ, जब 60% कैपिटल या मेजॉरिटी कैपिटल या वोटिंग राइट Q के पास में है, तो Q किसी और को Z का बोर्ड का कंपोजिशन कंट्रोल क्यों करने देगी? किसी भी कंपनी के या किसी भी एंटिटी के बोर्ड के कंपोजिशन का ध्यान देना इस पर, और आपको सवाल पूछना भी चाहिए था मेरे से ये वाला। तो किसी भी कंपनी में बीओडी को लाने का राइट, एक छोटी सी हम लोग बात करते हैं, किसी भी कंपनी में बीओडी को लाने का राइट किसके पास होता है? शेयर होल्डर के पास होता है। और शेयर होल्डर जो भी डिसीजन लेते हैं वो मेजॉरिटी से लिया जाता है। यानी अगर कोई कंपनी है और उसमें डायरेक्टर्स को अपॉइंट करना है या डायरेक्टर्स को रिमूव करना है, तो डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने का या रिमूव करने का जो राइट होगा, वो राइट किसके पास में रहेगा? वो रहेगा शेयर होल्डर के पास में। और शेयर होल्डर जो भी डिसीजन लेते हैं वो मेजॉरिटी से, जैसे भारत में या किसी भी देश में या किसी भी राज्य में सरकार को बनाने का जो अधिकार होता है वो वहां की जनता के पास में होता है। और जनता अपने अधिकार को कैसे एक्सरसाइज करती है? जिसके फेवर में, जिस पार्टी के फेवर में जनता सबसे ज्यादा वोट देगी उसको ही सरकार बनाने का मौका मिलता है। यानी राजस्थान में 51% से ज्यादा लोगों ने अगर कांग्रेस के फेवर में वोट दिया, इसलिए कांग्रेस की सरकार। ठीक है, तो ये तो लाजमी सी बात है। कंपनी में भी ये डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी का मतलब ही यही होता है कि आपको अधिकार है अपना वोट देकर अपना अपना नेता चुनने का। तो किसी भी कंपनी में डायरेक्टर्स को लाने का या हटाने का जो राइट होता है वो कंपनी के शेयर होल्डर के पास में होता है और होना भी चाहिए।
अब शेयर होल्डर से हम लोग वोटिंग कराते हैं, उनसे पूछते हैं कि भाई आप किसको अपना डायरेक्टर बनाना चाहते हो, किसको नहीं बनाना चाहते। तो जिसके फेवर में मेजॉरिटी ऑफ द शेयर होल्डर वोट करेंगे उसको डायरेक्टर बना दिया जाए या उसे हटा दिया जाएगा, राइट, जैसा भी केस है। अब अगर आज जेड लिमिटेड के पास में जेड लिमिटेड की सॉरी हाँ जेड लिमिटेड की जो 60% कैपिटल है वो क्यू के पास में, यानी उसके बहुत सारे शेयर होल्डर होंगे, उसमें से एक शेयर होल्डर क्यू लिमिटेड भी है और मेजॉरिटी कैपिटल किसके पास में है, क्यू के पास में है। अब ऐसे केस में चूंकि मेजॉरिटी कैपिटल क्यू के पास में है तो लाजमी सी बात है कि क्यू सबसे बड़ा शेयर होल्डर हो गया, उसका अकेले का वोट काफी है। क्यू लिमिटेड जिसको डायरेक्टर बनाए वो बना सकता है क्योंकि मेजॉरिटी कैपिटल उसके पास में है। तो ऐसे केस में जेड लिमिटेड, ध्यान दीजिएगा जरा, जेड लिमिटेड का मेजॉरिटी कैपिटल अगर क्यू के पास में है तो क्यू को राइट हुआ ना डायरेक्टर को हल्लाने हटाने का। इसीलिए अगर आज क्यू लिमिटेड 60% कैपिटल लेकर बैठा है तो वो किसी और को कैपिटल का कंपोजिशन कंट्रोल कैसे करने देगा मुझे, और क्यों कंट्रोल करने देगा किसी और को वो बीओडी कंपोजिशन। इसीलिए ये जनरली नहीं होता। फिर सवाल आता है, सर ठीक है आपकी बात मान लेते हैं, आप सही कह रहे हो, अगर एक क्यू के पास में जेड का अगर 60% कैपिटल है तो उसके बोर्ड को कंट्रोल करने का राइट भी क्यू के पास ही होगा। तो फिर लॉ में फिर तो कभी हो ही नहीं पाएगा ऐसे। फिर लॉ में ये दो अलग अलग प्रोविजन क्यों डाला है, लॉ में ये दो प्रोविजन एक साथ क्यों डाल दी, ये तो कभी होगा ही नहीं। तो दो प्रोविजन इसलिए डाले बेटा कि कुछ कंपनीज के अंदर कैपिटल नहीं होती, कल बताया था गारंटी कंपनी, यानी वो कंपनीज जिसके मेंबर्स को कोई पैसा नहीं देना, दे डू नॉट इन्वेस्ट इन द कैपिटल ऑफ द कंपनी, दे डू नॉट हैव द कैपिटल ऑफ द कंपनी। ऐसे केस में उनके पास में उस कंपनी में कैपिटल है ही नहीं, तो जब कैपिटल ही नहीं है तो वोटिंग राइट तो ये वाला प्रोविजन कैसे लगेगा, उसमें ये वाला प्रोविजन, इसीलिए दो अलग अलग डाले गए। देयर इज अ रीजन, लॉ में दो अलग अलग प्रोविजन डालने के पीछे ये रीजन है क्योंकि एक साथ दोनों कभी एक्सरसाइज नहीं होंगे। तो जिस कंपनी में कैपिटल ही नहीं है या वोटिंग राइट ही नहीं है उस कंपनी के अंदर आप वो वाला प्रोविजन लगा ही नहीं सकते। कौन सा वाला, कि अगर आपकी कैपिटल का मेजॉरिटी पोर्शन या वोटिंग राइट किसी और के पास में है तो उस कंपनी को आप होल्डिंग मान लो, वो लगेगा ही नहीं प्रोविजन। क्यों नहीं लग सकता, क्योंकि क्योंकि आपके पास में उस कंपनी का कैपिटल हो ही नहीं सकता, क्योंकि उस कंपनी में कैपिटल है ही नहीं। तो फिर बीओडी कंपोजिशन उस तो गारंटी कंपनी के लिए, जो बीओडी कंपोजिशन वाला है वो गारंटी कंपनीज के लिए है, जो कैपिटल वाला है वो नॉर्मल कंपनीज के लिए लगता है। तो जो पब्लिक या प्राइवेट कंपनी है वो स्मॉल भी हो सकती है, डोमेंट भी हो सकती है, होल्डिंग भी हो सकती है, सब्सिडी ओपीसी भी हो सकती है, ऐसा नहीं ओपीसी भी, पर ओपीसी में इसकी संभावना कम होती है, ठीक है ना। ओपीसी भी स्मॉल डॉर्मेंट हो सकती है, होल्डिंग हो सकती है, सब्सिडी हो सकती है। इसके अलावा कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी भी हो सकती है और लिमिटेड बाय कैपिटल भी हो सकती है, डिपेंड्स, इट डिपेंड्स कि कौन सी कैटेगरी चलेगी, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी क्लासिफाई द कंपनीज। अच्छा अब एक लास्ट कैटेगरी मुझे आपको और बतानी है, ये तो सारे हो गए। अब इसके बाद में लिस्टेड और अनलिस्टेड का कॉन्सेप्ट हम लोगों को एक बार डिस्कस करना है, कि लिस्टेड कंपनी किसको बोलते हैं, अनलिस्टेड कंपनी किसको बोलते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए जैसा मैंने आपको कहा कि कंपनीज एक्ट के अंदर तो बहुत ज्यादा डेफिनेशंस नहीं दे रखी, फिर भी लिस्टेड कंपनी किसको बोलते हैं। अच्छा यहां पर आपको क्या ध्यान में रखना है, थोड़ा प्रोविजन कल वाला रिकॉल करना पड़ेगा। हमने कहा था प्राइवेट पब्लिक दो कंपनी होती है, पब्लिक कंपनी जो है जो पब्लिक कंपनी है, ये ध्यान दीजिएगा जरा बेटा, पब्लिक कंपनी कैन एक्सेप्ट कैपिटल फ्रॉम पब्लिक एट लार्ज, और अच्छे से लिखता हूं इसको मैं, कैन रेज कैपिटल फ्रॉम पब्लिक, कैन रेज कैपिटल फ्रॉम पब्लिक। कोई भी पब्लिक कंपनी जो है वो फंड रेज कर सकती है पब्लिक से, प्राइवेट कंपनी को अधिकार नहीं होता। तो बेटा लिस्टेड कंपनी जो है ना वो पब्लिक में से आएगी, बताता हूं कैसे। पब्लिक कंपनी कैन रेज कैपिटल फ्रॉम पब्लिक, ये हमने पढ़ा था। अब यहां पर आप दो चीजें समझो, इफ इट, या इफ नहीं लिखते, टिल इट इज नॉट रेजिंग, टिल इट इज नॉट रेजिंग फंड्स और कैपिटल फ्रॉम कंपनी, सॉरी फ्रॉम पब्लिक, इट इज नॉट रेजिंग
फंड्स और कैपिटल फ्रॉम पब्लिक। तो टिल देन it is only a public company, only a public unlisted company, only a unlisted public company, unlisted। ये बात आपको भी थोड़ी देर में और अच्छे समझ में आएगी। इफ इट रेजेस फंड्स फ्रॉम पब्लिक, यदि आपने पब्लिक से पैसा रेस करा, पब्लिक से पैसा लिया, यानी आपने सोचा कि हम लोग पब्लिक से पैसा लेते हैं, तो इफ इट रेजेस फंड्स फ्रॉम पब्लिक, फर्ज कीजिए, तो ध्यान देना बेटा, इफ इट रेजेस फंड्स फ्रॉम पब्लिक, इट इश्यूज शेयर्स, इट इश्यूज शेयर्स। पब्लिक वो तो करना ही पड़ेगा, उसके बिना आप पैसा कैसे लोगे? तो हम लोग लोगों को आईपीओ निकालते हैं, हम आईपीओ एफपीओ, हम लोगों को शेयर्स देते हैं, आप हमें पैसा दीजिए, आप हमारे शेयर्स लीजिए, हमें पैसा दीजिए। तो बहुत सारे लोग आपके कंपनी के शेयर्स को एक्वायर करेंगे। जैसे आपने सुना भी होगा बहुत बार, कई बार आईपीओ एफपीओ आ रहा है, उस कंपनी का आईपीओ आना, पेटीएम का आईपीओ आने वाला है, कोल इंडिया का आईपीओ आने वाला है, रिलायंस का आईपीओ आने वाला है, ये आपने सुना होगा। तो ये जो कंपनीज हैं वो लोग अपना आईपीओ निकल आती है, यानी अपने शेयर्स पब्लिक में इशू करती है और लोगों से पैसा लेती है, राइट? ठीक है, यहां तक तो सब बढ़िया चल रहा था। अब ये जो शेयर्स आपने पब्लिक को इशू करे, हमने कहा था शेयर्स आर ट्रांसफरेबल, शेयर्स आर ट्रांसफरेबल, फ्रीली ट्रांसफरेबल। आप अपने शेयर्स आराम से किसी को भी ट्रांसफर कर सकते हो, आप अपने शेयर्स किसी को भी इजीली ट्रांसफर कर सकते हो, उसको हम लोग बोलते हैं शेयर्स आर ट्रांसफरेबल। एक बार कैसे करूं ट्रांसफर? आज मान लीजिए कोल इंडिया ने आईपीओ निकाला, यानी उसने पब्लिक से फंड रेस करा, कोल इंडिया ने पब्लिक से फंड रेस करा, उसने लोगों को शेयर्स इशू करे, लोगों ने पैसा दिया, मैंने भी कंपनी कोल इंडिया के शेयर्स लिए, मैंने भी कोल इंडिया के 1000 शेयर्स लिए और 1000 शेयर्स का मैंने पैसा कंपनी को दिया, ठीक है, बात खत्म हो गई। अब ये शेयर्स आप कहते हो ट्रांसफरेबल है, मैं किसी को भी बेच सकता हूं, किसको बेचूं, कहां से ढूंढूं, मुझे क्या पता कौन शेयर, एक एक जाकर आदमी से पूछूंगा क्या, मतलब कैसे बेचूं? आप सोचो, आज मेरे पास कोल इंडिया के 1000 शेयर्स पड़े हुए हैं, तो मैं ये शेयर्स बेचना चाहता हूं, मैं किसी और को ट्रांसफर करना चाहता हूं, मेरे को मेरा पैसा चाहिए, कंपनी ने बोला आप किसी को भी बेचो, हमें कोई दिक्कत नहीं, मैं कहां ढूंढूं किसी को, मुझे कैसे पता चलेगा? क्या एक एक आदमी से पूछूं मैं, आप मेरे शेयर्स खरीदोगे क्या, आप मेरे शेयर्स खरीदोगे क्या, आप मेरे शेयर्स खरीदोगे क्या? हाउ? तो कोई तो ऐसा मार्केट प्लेस मेरे को अवेलेबल कराओ जहां जाकर मैं अपने शेयर बेच सकूं। तो शेयर्स आर ट्रांसफरेबल, हेंस अ शेयर होल्डर कैन सेल हिज शेयर्स। वेयर वेयर टू सेल? तो बेटा इसके लिए जाना पड़ता है वेयर टू सेल, स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज या स्टॉक मार्केट, वहां जाओ, वहां जाके आप अपने शेयर्स को सेल कीजिए। स्टॉक एक्सचेंज एक प्लेस है, एक जगह है, आजकल ऑनलाइन हो गई, पहले ऑफलाइन हुआ करती थी, बड़ा सा एक कैंपस हुआ करता था, उसके अंदर जाना पड़ता था, वहां बहुत सारे बायर होते थे, बहुत सारे सेलर होते थे, तो वहां जाकर आप अपना शेयर बेचे, वहां आपको बहुत सारे बायर मिलेंगे। अब ये स्टॉक एक्सचेंज कोई सरकार का नहीं होता, ये स्टॉक एक्सचेंज प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हैंडल करते, सरकार का कोई रोल नहीं है। यदि आपको ये कंफ्यूजन है या आपको ऐसा लगता था अब तक कि सेंट्रल गवर्नमेंट या केंद्र सरकार या कोई और व्यक्ति स्टॉक एक्सचेंज को संभालता है, तो आप अपनी गलतफहमी यहां दूर कीजिए। स्टॉक एक्सचेंज को कोई नहीं संभालता, स्टॉक एक्सचेंज एक तरह का प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, स्टॉक एक्सचेंज एक तरह का प्राइवेट हैंडेड ऑर्गेनाइजेशन है। बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंजेस हुआ करते थे हमारी कंट्री में पहले, अब तो खैर दो ही रह गए, एनएससी और बीएससी। पहले तो बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंजेस हुआ करते थे। ये जो स्टॉक एक्सचेंजेस हैं ये सरकार नहीं चलाती, आपको अलग अलग प्राइवेट ऑर्गेनाइज, एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या बीएससी। अब आप स्टॉक एक्सचेंज में जाओ, शेयर को बेचो या खरीदो। अब स्टॉक एक्सचेंज के अपने अलग नखरे, वो कहता है कि बोले कौन सी कंपनी के शेयर, मैं जैसे फॉर एग्जांपल मैं कोल इंडिया के शेयर्स बेचने गया, मैंने कहा सर मेरे को भी मेरे कोल इंडिया के 1000 शेयर बेचने, कोई बायर बताओ। उसने बोला कौन सी कंपनी? कोल इंडिया। बोले कोल इंडिया ने तो हमारे पास रजिस्ट्रेशन करा ही नहीं रखा, यानी कोल इंडिया तो हमारे पास लिस्टेड ही नहीं है, हमारे पास उसका शेयर्स लिस्ट ही नहीं है। तो मैंने कहा सर उसने लिस्ट नहीं कराया तो मैं क्या करूं, मेरे शेयर तो। बोले ऐसे नहीं होता,
जब तक कोई कंपनी हमारे स्टॉक एक्सचेंज में आके लिस्ट नहीं कराती, हमें पैसे नहीं देती, लिस्ट कराने के पैसे नहीं देती, तब तक उसके शेयर्स को हम बिकवाते या खरीदवाते ही नहीं है। यानी वो कंपनी जब शेयर्स को लिस्ट करवाएगी, तब हम आपके शेयर्स को खरीदवाने में या बेचने में आपकी मदद करेंगे या आपके शेयर बेच पाएंगे। तो हर कम अब मैं वहां गया तो शेयर बिक ही नहीं रहे, मैं वापस आ गया, मैंने कॉल इंडिया को फोन करा, मैंने कहा सर आपके शेयर तो स्टॉक एक्सचेंज में बिक ही नहीं रहे, आपके तो ट्रांसफरेबल है, मैं किसको बेचूं? धीरे धीरे बात पूरे पूरे भारत में फैल गई, बोले कोल इंडिया के शेयर्स तो किसी स्टॉक एक्सचेंज में खरीदे और बेचे ही नहीं जाते, क्योंकि इन्होंने अपना वहां पे लिस्ट नहीं करा रखा। तो फिर अगली बार आप शेयर निकालोगे, कौन खरीदेगा? कोई खरीदे, बोले इस कंपनी के शेयर्स तो बिकते ही नहीं है मार्केट में, क्योंकि बेचने जाते स्टॉक एक्सचेंज वाले मना कर देते। तो फिर हार कर कोल इंडिया को स्टॉक एक्सचेंज में अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। इस रजिस्ट्रेशन कराने को बोलते हैं लिस्ट कराना। शेयर इश्यू करने से कोई लिस्टेड नहीं होता, आपको स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करवाना पड़ता है। सो इफ इट रेजेस फंड्स, इट इश्यू शेयर टू द पब्लिक एंड गेट इटसेल्फ listed in all stock exchanges, ठीक है, इन ऑल स्टॉक एक्सचेंजेस, तब जाकर आपकी कंपनी बनती है लिस्ट। मैं फिर बोल रहा हूं, शेयर इश्यू करने से कोई कंपनी लिस्टेड नहीं होती। यदि आपको लगता है कि लिस्ट होने का मतलब शेयर इश्यू करा तो लिस्ट हो गया, नहीं नहीं, लिस्ट होने का मतलब है कि आपने स्टॉक एक्सचेंज में अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया, और यह काम कंपनी को अपने शेयर्स पब्लिक में इशू करने से पहले करना पड़ता है। क्योंकि जैसे ही आपने शेयर इशू करे, वैसे ही तुरंत, जैसे ही आपने शेयर इशू करे, वैसे ही तुरंत आपको आपके जो शेयर होल्डर्स हैं वो मार्केट में शेयर को बेचने जाएंगे। जैसे उनको शेयर मिले, वो तो हो सकता है बेचे, प्राइस बड़ा बेचेंगे। तो ऐसे केस में ये बेहद आवश्यक है, ये बेहद जरूरी है, बेहद इंपॉर्टेंट है कि आपने अपने शेयर्स को स्टॉक मार्केट में रजिस्टर्ड करवा लिया है, जैसे कि जो आपके शेयर होल्डर्स हैं वो लोग आपके शेयर्स को तुरंत खरीद और बेच सके। ये आपको ध्यान में रखना है, और दिस इज कॉल्ड लिस्टेड कंपनी, ठीक है। अब यहां पर मैं आपको एक चीज जो है पढ़ाऊंगा, छोटी सी चीज। ये आप देखिएगा, एक प्रोविजन है छोटा सा, company is not to be considered as a listed company, the following classes of the company shall not be considered as listed company। कौन कौन सी कंपनीज को हम लोग लिस्टेड कंपनी नहीं बोलते, वो देखते हैं बेटा। थोड़ा सा एक मिनट इसको बड़ा कर देते हैं। पहला, पब्लिक कंपनीज which have not listed their equity shares on a recognized stock exchange। सबसे पहला पॉइंट है, मैंने कहा ना, लिस्टेड कंपनी किस कब बनती है? जब वो कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड हो, ठीक है। और देखो यहां पे पहले हम लोग लिस्टेड कंपनी की डेफिनेशन भी पढ़े, तो क्या लिखा हुआ है? लिस्टेड कंपनी मींस अ कंपनी which has any of its security listed in a recognized stock exchange। आप लिस्टेड कब बनते हैं? शेयर इश्यू करने से लिस्टेड नहीं बनते। ये तो बचपन में 11वीं क्लास के अंदर, 12वीं क्लास के अंदर आपको उल्लू पटा दिया कि बोले शेयर इश्यू करेंगे तो लिस्ट हो गए। शेयर इश्यू करने से कोई कंपनी लिस्ट नहीं होती। पब्लिक कंपनी क्या, प्राइवेट कंपनी भी शेयर तो इश्यू करती है ना, अपने मेंबर्स को शेयर इश्यू करती है ना, तो वो थोड़ी ना लिस्टेड कंपनी बनती है। तो अगर किसी कंपनी ने, किसी पब्लिक कंपनी ने अपने शेयर्स को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करवा लिया, तो उसको हम लोग लिस्टेड कंपनी बोलेंगे। किन किन कंपनीज को लिस्टेड कंपनी की कैटेगरी में नहीं लाते? पहला, public companies which have not listed their equity shares on a recognized stock exchange but have listed their non-convertible debentures, debt securities or non-convertible redeemable preference shares issued in a private placement and both A and T। एक ही बात है, दो चीजें। एक तो अगर आपने अपने नॉन कन्वर्टेबल डेब्ट सिक्योरिटीज, जो कि प्राइवेट प्लेसमेंट है, प्राइवेट प्लेसमेंट का मतलब है आपने कुछ ही दो चार लोगों को दिया हुआ है, सबको नहीं दिया, उनको आपने रजिस्टर्ड करवा लिया स्टॉक एक्सचेंज में, या नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रीफरेंस शेयर्स को आपने लिस्ट करवा लिया, लेकिन शेयर को लिस्ट नहीं करवा रहे, तो वो कंपनी लिस्टेड कंपनी की कैटेगरी में नहीं आती। प्राइवेट कंपनीज विच हैव लिस्टेड देयर नॉन कन्वर्टेबल डेब्ट सिक्योरिटीज ऑन अ प्राइवेट प्लेसमेंट। देखिए प्राइवेट कंपनी कभी लिस्ट हो ही नहीं सकती, क्योंकि प्राइवेट कंपनी पब्लिक में शेयर्स इशू कर ही नहीं सकती। तो उसने अगर अपने डेबेंचर्स वगैरह को करवा लिया हो तो एक अलग बात है, उससे आप लिस्टेड कंपनी की कैटेगरी में नहीं आओगे। एंड द लास्ट, पब्लिक कंपनी विच हैव not listed their equity shares on a recognized stock exchange but whose equity shares are listed on a stock exchange in a jurisdiction as specified। आपने इंडियन स्टॉक एक्सचेंज या रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में तो लिस्ट करवाए नहीं, और ही पता नहीं कौन से स्टॉक एक्सचेंजेस में लिस्ट कराते फिर रहे हो, तो वो कंपनी भी नहीं मानी जाएगी, क्योंकि रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करवाना जरूरी है। और हाल फिलहाल हमारे इंडिया में दो ही रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंजेस है, दो ही है बेटा। दो कौन कौन से? एक तो एनएससी और एक बीएससी। यहां पर मैं लिख देता हूं, इन ऑल रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज।
इन ऑल रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंजेस, उस कंपनी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, लिस्टेड कंपनी कहते हैं, या वो लिस्टेड कंपनी कहलाती है। तो दीज आर द टोटल कैटेगरी ऑफ द कंपनीज विच वी डू हैव जनरली, ठीक है। इसके अलावा तो और कोई कंपनी होती नहीं, ठीक है। अब कुछ लोग हैं जो कंपनी को चलाने में मदद करते हैं, या जो कंपनी चलाते हैं, जिनको हम लोग डायरेक्टर्स कहते हैं, ठीक है। कंपनी इज मैनेज्ड बाय कंपनी इज मैनेज्ड बाय तो हम जानते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही मैनेज करते हैं, बीओडी, और एक हम लोग ऐड कर रहे हैं वर्ड ऑफिसर और एम्प्लॉय। वो एक अलग बात है। टूवर्ड्स शेयर होल्डर ओनली बीओडी रिस्पॉन्सिबल, शेयर होल्डर को जवाब बीओडी देगा, शेयर होल्डर का जवाब एम्प्लॉयज या ऑफिसर्स नहीं देते। एम्प्लॉय ऑफिसर तो अपना काम करेंगे, और जो बीओडी है वो बीओडी ही उनको कंट्रोल करेगा। तो कंपनी के अंदर दो चीजें हैं, एक तो होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और एक ऑफिसर्स, राइट। अब ये जो बीओडी है, इस बीओडी में हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं, की मैनेजेरियल पर्सन। ऑल्दो मैं बहुत ज्यादा इसमें अभी चर्चा नहीं करता, अभी तो मैं सिर्फ इतना सा समझा रहा हूं। की मैनेजरियल पर्सन मतलब हैविंग अल्टीमेट रेस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि बोर्ड में भी बेटा देखो बहुत सारे लोग होते हैं, 12-15 लोग कम से कम। ये तो मान के चलो 3 लोग तो होंगे ही होंगे अगर पब्लिक कंपनी है, और अगर प्राइवेट कंपनी तो 2 लोग तो होंगे ही, पर ज्यादा ही होते हैं, कम नहीं होते इससे। तो हम लोगों को उन 12-15 लोगों में से और इनमें से, मैं दोनों में से लेता हूं, एक मिनट को, ये इसमें से भी हमने कुछ की मैनेजरियल पर्सन्स को चुना, कुछ की मैनेजरियल पर्सन्स को हम लोगों ने इसमें से चुना। यार ये लोगों को हम लोग, क्योंकि देखिए किसी कंपनी के अंदर मान लीजिए 15,000 एम्प्लॉयज है, तो उन 15,000 एम्प्लॉयज में से 2-4 एम्प्लॉयज, और बीओडी में से भी जैसे 13-14 लोग हैं, तो उसमें से भी हमें कुछ लोगों को निकाल के बाहर करना पड़ेगा। बाहर इन द सेंस उनको हमने चुन के अलग करा, और उनको हमने जो है की मैनेजरियल पर्सन की एक जिम्मेदारी दी। जैसे इसके अंदर सामान्य तौर पर कौन आता है, मैं दोनों में से बताऊंगा आपको। जैसे कंपनी का सीईओ, ठीक है, या कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर, इसको हम लोग जो है की मैनेजरियल पर्सन बोलते हैं। मैनेजिंग डायरेक्टर मतलब बीओडी का जो हेड है उसको, ये बीओडी में से आएगा, डायरेक्टर्स में से आएगा। इसके अलावा कंपनी के जितने भी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं, यानी होल टाइम डायरेक्टर्स, नॉट नॉन एग्जीक्यूटिव, होल टाइम डायरेक्टर्स, राइट। इसके अलावा ये दोनों तो अभी हम डायरेक्टर्स में से लेकर आ रहे हैं। अब एम्प्लॉयज में से बात करूं तो कंपनी का सीएस, ठीक है ना, ये अपने और आपके और हमारे काम की चीज आ गई। कंपनी का जो कंपनी सेक्रेटरी है बेटा, वो की मैनेजरियल पर्सन में आता है, भले ही वो डायरेक्टर्स का हिस्सा नहीं है, वो एम्प्लॉय। ये दोनों तो किस में से आ रहे हैं, बीओडी में से। ये बीओडी में से नहीं आता, लेकिन फिर भी कितना इंपॉर्टेंट रोल है इसका देखो। कंपनी सेक्रेटरी, हम लोगों की पोजीशन कितनी स्ट्रांग है कि हमें कंपनी में की मैनेजरियल पर्सन की कैटेगरी में लाया जाता है। इसी तरीके से सीएफओ, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, जनरल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बनते हैं, दे आर आल्सो ट्रीटेड एज द की मैनेजरियल पर्सन। ये दोनों एम्प्लॉयज में से आते हैं, ठीक है, ये दोनों एम्प्लॉयज में से आते हैं, ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉयज। इसके अलावा अगर मैं ऐसे लिख देता हूं, अदर ऑफिसर्स, अगर रिक्वायर्ड है तो, ठीक है ना, अगर रिक्वायर्ड है तो ये आपको जो है लेना पड़ेगा। अदर ऑफिसर्स और डायरेक्टर्स मैं लिख के छोड़ देता हूं, ये कुछ काम का नहीं है, अगर बाय चांस जरूरत पड़ती है तो। एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, उनको हम लोग बोलते हैं की मैनेजरियल पर्सन। इन लोगों के ऊपर कंपनी की पूरी जिम्मेदारी होती है, पूरा भार होता है, कंपनी चलाने की जिम्मेदारी है, तो ये देखा जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड की मैनेजरियल पर्सन, ठीक है। इसके अलावा कुछ और एक दो चीजें और है, जैसे कंपनी का प्रमोटर कौन होता है, इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स, लेकिन वो सब चीजें हम लोग जब आगे प्रोविजन पढ़ते जाएंगे तब मैं समझाता जाऊंगा। अब हम लोग क्या जनरल कॉन्सेप्ट्स डिस्कस नहीं करेंगे, अब हम लोग बिल्कुल फॉर्मेशन कंपनी कैसे होता है। अभी हमारा सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 हो गया। सेक्शन 1 क्या होता है बेटा, सेक्शन 1 है एप्लीकेबिलिटी, जो मैंने आपको कल के लेक्चर में बताया था कि कंपनीज एक्ट किस किस के ऊपर लगेगा, कल या शायद परसों के लेक्चर में। और दूसरा सेक्शन जो होता है डेफिनेशन का, हर एक्ट में सेम होता है। हर एक्ट का जो सेक्शन 1 है वो एप्लीकेबिलिटी होता है, और हर एक्ट का जो सेक्शन 2 है वो होता है डेफिनेशन। तो मैंने आपको वो बता दिया